नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पे भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, साथ में 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी चल रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा अचानक विकास, रोजगार और अन्य मुद्दों को भूलकर हिंदुत्व, सनातन और कहीं पे मुस्लिम महिलाओं को ईद पे क्यों मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई, कहीं पे गौ-मांस आ रहा है कि कंगना रनौत जो भाजपा की प्रत्याशी है मंडी से वो गौ-मांस खाती हैं। इन्हीं मुद्दों को पर केंद्रित हो गया है प्रचार कहीं न कहीं। ये पहली बार हो रहा है शायद हिमाचल प्रदेश में। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिंदुत्व के विरोधी हैं। उन्होंने कहा है कि 97% हिंदुओं को मैंने हराया है। ठीक है, उन्होंने तोड़-मरोड़ कर उनका जो बयान था सरकार बनने के बाद उसको पेश किया। वहीं पे जो ईद पर मुस्लिम महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा थी, उस पे एक एमडी एचआरटीसी रोहन ठाकुर का प्रेस नोट आया बाकायदा कि ये जो सुविधा थी 2010 में जब भाजपा की ही सरकार थी, मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे, तब उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। कंगना दिनों-दिन गिरती जा रही है, लेकिन अब भाजपा ने लोकल मीडिया के साथ जो हिमाचल प्रदेश का मीडिया है, उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए उन पे पाबंदी भी साथ में लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को क्यों अचानक हिंदुत्व और सनातन की बात करनी पड़ी? यहाँ पे तो 95% हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, काफ़ी बुद्धिस्ट हैं। और मुस्लिम तो 2% के आस-पास हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों भटका है चुनाव? तो हमारे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं टिकेंद्र पंवर जी हैं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आशुतोष जी जुड़े हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के ये प्रदेश के नेता हैं। तो टिकेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश के आज तक इतने चुनाव हुए, आपने धर्म का कभी आपने भी शायद नहीं देखा होगा, कभी-कभार कोई आया होगा एक आधा बयान, लेकिन अब कुछ दिनों से लगातार पिछले कल भी नेता प्रतिपक्ष ने हमीरपुर से ऐसे बयान दागे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी घेरा है कि सनातन विरोधी हैं वो, कांग्रेस सनातन विरोधी है, वो हिंदुत्व की बात की है, यात्रा की बात की है मुस्लिम महिलाओं की। कंगना का गौ-मांस खाना भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस चुनाव में। ये हम किस तरफ जा रहे हैं इस बार इस चुनाव में? जी, टिकेंद्र जी। किस तरफ तो आप ही ने कहा किस तरफ जा रहे हैं इनफैक्ट। तो वही वही बात सही है मेरे हिसाब से, लेकिन वो कोई हैरानी की बात भी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब। और हैरानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप इसी भूमि पर इनफैक्ट आप देखेंगे कि भाजपा ने अपना पालमपुर रेज़ोल्यूशन पास किया था। मुझे साल याद नहीं है, लेकिन साल आप कोई भी गूगल करके बता सकता है। पालमपुर में जी। जिसमें इन्होंने कहा कि राम मंदिर रेज़ोल्यूशन पास हुआ राम था, मंदिर का बिल्कुल। और जी, हिंदुत्व का बेसिकली जी। जो मुद्दा पास हुआ था। तो कोई ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हिंदुत्व से परेशानी क्या है? आप भी हिंदू हैं, हम सभी तो यहाँ हिंदू बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप थोड़ा-सा विचारधारा में वापस जाइए इनकी, मतलब जो आरएसएस की है बुनियाद, और उसमें बड़ा साफ लिखा है कि जो हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है। देखिए डॉक्टर साहब, कटोच साहब कांगड़ा से आते हैं, मुझे नहीं पता नवरात्रों में अभी यहाँ पर हमारे मीट नहीं खाया जाता। हमारे बहुत सारे परिवारों में बलि चलती है, नवरात्रों में भी बलि चढ़ती है, ठीक है? तो ये हिंदू के अलग-अलग रहने के स्टाइल है, अलग-अलग रहने का तरीका है। लेकिन आरएसएस ने जब इसको उन शुरुआती दौर में ही 30 के दशक में ये कहा कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से लेना-देना कुछ नहीं है, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये समझना चाहिए कि पालमपुर रेज़ोल्यूशन में उन्होंने साफ कहा कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी में जो नाज़ीवाद की तरह से ये कहा था कि सुपीरियॉरिटी ऑफ अ रेस, कि उस तरह से उसका अब जैसे मैंने कहा कि हिंदुइज्म अगर आप देखेंगे, तो मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से जो भाजपा में हैं, शर्मा जी तो खैर हमारे एक ही जिला से हम लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको 6 बेसिक जो फिलॉसफीज़ है हिंदुस्तान में, जो हिंदुइज्म है बेसिकली, उनका नाम भी होगा, ज्ञान भी होगा। सिर्फ एक फिलॉसफी के आधार पर आप एजेंडा सेट नहीं कर सकते, तो ये हिंदुत्व सिर्फ एक फिलॉसफी के आधार पर एजेंडा सेट करना है, और ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और ये जो गौ-मांस की बात है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल पर्सनल मामला है। अगर कंगना खाती है, नहीं खाती, वो उनकी मर्ज़ी है, और खाती तब भी मैं सपोर्ट करता हूँ उनका, वो कोई बुरी बात नहीं है अगर वो खाती है। लेकिन ये
पॉलिटिक्स इसलिए है डॉक्टर साहब क्योंकि आप अलाना, मैं भी देख रहा था, अलाना वो जी, कंपनी है जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करती है। और आप ज़रा इलेक्टोरल बॉन्ड में देखिए अलाना ने कितना पैसा बीजेपी को दिया है। तो एक तरफ आप इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेंगे, एक ऐसी कंपनी से जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये जो पर्सनल मैटर होना चाहिए, हमारे बलि चढ़ मैंने इसलिए कहा बलि चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी, आप नवरात्रों में व्रत रखोगे, नहीं रखोगे, ये आपका और मेरा पर्सनल होना चाहिए, मेरा और मेरे भगवान के साथ या हमारे जैसे जो लेकिन भगवान को भी नहीं, चुनावों का जो एजेंडा बन भगवान गया है ये, तो चुनावों का वही मैं कह एजेंडा रहा हूँ, बन गया, ये पर्सनल होना चाहिए, सही बात है। किसका बोला आपने मुझे सुनाई नहीं दी, किसका एजेंडा बन गया? चुनावों का एजेंडा बन गया है, चुनाव चुनावों का के हाँ, प्रचार का माध्यम बन चुनाव चुका है ये। और जी, इसीलिए हमने जब संविधान बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने, अगर आप वो डिबेट देखेंगे, ये सब धाराएँ थी हमारे पास, ऐसा नहीं कि धाराएँ नहीं थी। किस ओर हमारा मुल्क जाएगा? तो जैसा पाकिस्तान गया एक धर्म के आधार पर उसने मुल्क बनाया, हमारे पास भी ये थे जो जनसंघ और आरएसएस वाले, वो भी हिंदू धर्म के आधार पर और वो कहते थे ये तो संविधान ही अपने आप में कीचड़ का संविधान है, यहाँ पर तो मतलब मनु मनु के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, व इनकी बात अगर अगर ये ऐसा सोचते हैं ठीक है, लेकिन हमने इसको क्लिंच किया। डॉक्टर अंबेडकर सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्लिंच कहा और हमने कहा हम सेक्युलर देश बनाएँगे। उसका बेसिक मायना ये है कि आप धर्म को और राजनीति को अलग रखोगे और धर्म को और राजनीति को अलग रखने का मतलब ये है कि हमारी पॉलिटिक्स डिसाइड होगी हमारी डेवलपमेंट के एजेंडे पर, ना कि आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों की शादी कहाँ कर रहे हैं, मैं कहाँ शादी कर रहा हूँ, ये एजेंडा मेरा पर्सनल रहेगा। क्योंकि दुनिया के विकसित मुल्कों के हमने देखे थे, हम दुनिया में देख चुके थे जिसने इस आधार पर एजेंडा बिल्ड किया था, वो तबाही पर ले गया है। और यही मैं बार-बार सबको कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है, ये हमारे भविष्य को भी तय करता है। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य आपस में लड़ने वाला भविष्य बनाएँगे, जो इन छोटी-छोटी बातों पर लड़ेंगे? या हम एक कॉम्पिटिटिव और डेवलपमेंट के लिए अपना भविष्य तैयार करेंगे और खासकर हिमाचल प्रदेश जैसा स्टेट। तो जब आपने कहा कि सीएम ने कहा कि हमने तो ये मैं कहता हूँ कि ये हिंदू इतने होने के बावजूद भी यहाँ डाइवर्सिटी है, पृथकता है, उसका रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कोर पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कि पालमपुर रेज़ोल्यूशन से निकल कर आता है और वो साफ कहता है उसके फिर आगे क्या मायने होंगे, जिसमें सीएए है, एनआरसी है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ आगे होगा। तो देश में डेवलपमेंट के नाम पे पॉलिटिक्स ना हो, देश में सिर्फ जो धर्म के आधार पर आपके इवन रहन-सहन इसलिए जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, आपका आपके रहन-सहन पर हो, ये पहाड़ का कल्चर नहीं है। अब जो कटोच साहब है आपके कांगड़ा से, इनका संस्कृति और पहाड़ की संस्कृति में काफ़ी अंतर है। तो आप बोलो कि नहीं इनकी संस्कृति बेहतर है और पहाड़ जो हायर रीचेज़ है उसकी अलग है। अब हमारे बहुत सारी देवी-देवताओं में जो आपका होली है, होली सबसे बड़ा त्योहार आपका जिसमें कृष्ण सबसे बड़ा भगवान है, अगर हम देखते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ में जो होली है, सांगला में मनाई जाती है, वो 4 दिन की होली मनाई जाती है डॉक्टर साहब। जिसमें वहाँ शराब बाँटी जाती है उस उसमें और वहाँ पर जो भगवा वस्त्र डाल के रामायण का पाठ होता है, ना कि कृष्ण का पाठ होता है। ये भी हिंदू है। तो जी, हिंदुइज़्म जो है वो डिफरेंट है, हिंदुत्व इज़ डिफरेंट। हिंदुत्व पॉलिटिकल एजेंडा है और ये डेंजरस ट्रेंड सेट कर रहा है और हमारे यंगर जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप वोट बीजेपी को दो, वो लेकिन बीजेपी को वोट दो, जैसे एक ज़माने में हम देखते हैं शांता कुमार जी ने हर घर में नल का स्लोगन दिया था, बहुत पावरफुल स्लोगन जी। था। उसने बहुत डेवलपमेंट करके दिखाई। धूमल साहब के समय में रोड का बहुत है। डॉक्टर परमार ने स्टेट की कंट्रीब्यूशन इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, 15 अप्रैल को हम हिमाचल दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं जी, आगे। तब मैं जी। सारा इसलिए आपको पता उस डेटा में मैं देख रहा था, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन तो लेट्स लेकिन लेट्स 2 रिस्पेक्ट 2 दैट मुख्यमंत्रियों को तो 4 आपने ज़िक्र कर दिया, तीसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर इसी परमार एजेंडे को सेट कर डॉ रहे हैं, बिल्कुल, पूर्व तो इसलिए मुख्यमंत्री। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनको रिस्पेक्ट किया जाए, उस पे बहस की जाए और उस आधार पर अपने स्टेट का और हमारे एक लास्ट में जो मैं बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब वो ये है, पहाड़ी राज्यों को ये समझना चाहिए जिस आपदा से वो ग्रसित है, हर साल आपदा आने वाली है, हमारे को लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारे को कलेक्टिव रूप में बिल्कुल, स्टेट्स को बिल्ड बिल्कुल। करना चाहिए, पूरे जी, पहाड़ी राज्यों को एक जी, कलेक्टिवाइजेशन की स्पिरिट बिल्ड करनी चाहिए, ना कि जी, ये जिस तरह की स्पिरिट आज हम बिल्ड कर रहे जी। हैं। थैंक जी, मनमोहन जी विकास के मुद्दों से चुनाव भटक चुका है, बात हिंदुत्व तक पहुँच गई है, गौ-मांस कौन खा रहा है, किसी का पर्सनल एजेंडा है लेकिन वो चुनाव के अंदर बन गया है। हालाँकि कंगना ने बाद में कहा है कि मैं गौ-मांस नहीं खाती हूँ, आते ही वो बॉम्बे से आई हैं, कल ही उन्होंने कहा है। लेकिन ये सारे एजेंडे कहीं न कहीं
रोजगार के मुद्दे को, विकास के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को, स्वास्थ्य के मुद्दों को, इनको पीछे धकेल रहे हैं। ये नई राजनीति क्या शुरू हुई? और आपके मुख्यमंत्री पे नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि वो बार बार कह रहे हैं कि 97% हिंदुओं को मैंने हराया है कांग्रेस ने हिमाचल में। क्या है सच्चाई इसकी? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात आपको कहना चाहूंगा कि भाजपा की सोच, भाजपा की नीति और भाजपा की जो अभी तक की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है वो यही रही है कि वो एक धर्म विशेष का नाम लेके आज तक पूरे हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं। अभी टिकेंद्र भाई ने कहा कि कांगड़ा और पहाड़ की जो संस्कृति है उसमें फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ भी नवरात्रों में बलि दी जाती है, ये मैं इनको बताना चाहूंगा। कांगड़ा में भी बलि दी जाती है, नवरात्रों के अवसर के ऊपर माता के नाम के ऊपर भेंट चढ़ाई जाती है, और पहाड़ में भी चढ़ाई जाती है। और बाकी के ट्रेडिशन जो है कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो और कहीं ना कहीं उनमें अलगपन पाया गया है। बाकी रही बात इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने जो कहा, पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ अपने तक सीमित हैं, मेरा ये मानना है। उनकी सोच अपनी राजनीति, अपने आप को लेके सीमित है। जिस तरह से पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश में एक नया काम किया गया है, नई राजनीति को जन्म दिया गया है, उस राजनीति के जन्मदाता भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। और जिस तरह से टिकेंद्र भाई ने कहा कि भविष्य की राजनीति क्या होगी, भारत का भविष्य क्या होगा, हिमाचल का भविष्य क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को एक खतरनाक चीज हम देने जा रहे हैं जो भाजपा ने उत्पन्न की है पूरे हिंदुस्तान में। आने वाली पीढ़ियों में बांटने की जो पॉलिटिक्स की है इन्होंने, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर जो नफरत की भावना पूरे देश में जगाने का काम किया है, वो भाजपा की सोच ने किया है। मेरा मानना है राम सबके हैं। मेरा मानना है जो हम अभी, इन्होंने टिकेंद्र भाई ने भी कहा, हम सारे हिंदू इस समय चैनल पे बैठे हुए हैं और हिंदू धर्म को पूरा हिंदुस्तान मानता है। पर हिंदू धर्म ने सिखाया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सारे भारत के नागरिक हैं और सबका मान सम्मान होना चाहिए। अगर किराया माफ किया गया मुस्लिम महिलाओं का, तो क्या राखी के ऊपर हिंदू महिलाओं का किराया माफ नहीं किया गया? ये भी तो यहाँ की सरकारों ने किया। और किस मुंह से ये कहते हैं कि जो नागरिक है देश का, वो किसी भी धर्म से, धर्म विशेष से अगर संबंध रखता है तो उसको उसका हक नहीं मिलना चाहिए, उसको कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये चाहते हैं कि एक धर्म विशेष का गला दबा दिया जाना चाहिए? ऐसा भी बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे ही नेता, अभी मैं ये याद कराना चाहूंगा भाजपा के लोगों को कि कंगना रनौत के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो राम मंदिर के शिलान्यास, जिस राम मंदिर जी की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उस दिन हमारे नेता वहां गए थे। और चाहे कोई भी बात रही हो, दोनों ने, माँ और बेटा दोनों वहां गए थे। अभी आगे आगे देखिए कंगना रनौत के कितने बयान बदलेंगे और धीरे धीरे उनकी बातें बदलती जाएंगी, क्योंकि वो फिल्म की माया नगरी से आई हैं। जब यहाँ आपदा आई थी तब कंगना रनौत कहीं नजर नहीं आई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अभी भाई साहब उंगली उठा रहे हैं, इनकी जो उंगली है ये बांटने की ओर उठती है। भाजपा की सोच बांट के चलती है और इससे बचने की जरूरत है। जो आने वाला भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको अच्छा रास्ता दिखाएं। भाई साहब मेरे से बड़े हैं और विवेक शर्मा जी से मैं चाहूंगा कि वो अच्छे रास्ते की ओर उनको अग्रसर करने का काम करें। सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता के भ्रम में रह के या सत्ता को पाने के लिए देश को बांटने का जो ये काम कर रहे हैं, ये खतरनाक, बहुत ही खतरनाक भविष्य हमें देने जा रहा है। जी विवेक जी। मैं टिकेंद्र जी की आगे बढ़ाऊंगा। वास्तु स्थिति ये है कि कांग्रेस इलेक्शन तो लड़ रही है लेकिन नैरेटिव नहीं फिक्स कर पा रही। हमने 10 वर्ष केंद्र में काम किया, 15 माह इन्होंने प्रदेश में काम किया। ये ना अपने प्रदेश पर बात करना चाहते हैं, ना केंद्र में हमारे काम को ही चैलेंज करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इन सब विषयों पे बात हो, लेकिन कांग्रेस जानकर उस विवादास्पद स्थितियों में को तरफ बढ़ना चाहती है। हम चाहते हैं 370 पे बात हो, हम चाहते हैं राम मंदिर पे बात हो, हम चाहते हैं सीए पे बात हो, हम चाहते हैं आईआईएम, आईआईटी और सड़कों पे बात हो, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना पे बात हो, हम चाहते हैं आयुष्मान कार्ड पे बात हो, फसल बीमा योजना पे बात हो। लेकिन कांग्रेस कहां लेके जा रही है एजेंडे को? शक्ति से संघर्ष, राहुल का बयान। भाजपा आएगी तो सनातन सशक्त होगा, खड़गे जी का बयान। सनातन एक बीमारी है, स्टालिन का बयान। हम 97% हिंदू हैं। इन्होंने गारंटियों पे चुनाव लड़ा था या 97% हिंदुओं के नाम पे चुनाव लड़ा था?
कांग्रेस इसका स्पष्टीकरण करे। मंदिरों पर ये टैक्स लगा करके किस सोनिया गांधी को खुश करना चाहते हैं, हमें जाने हैं। इफ्तार को ये लग्जरी मानते हैं, भंडारा या लंगर लग जाए तो भोजन का नरादर बताते हैं। टोपी पहनना ये सम्मान मानते हैं, तिलक लगा ले अगर कोई तो उसे कट्टरपंथी बताते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की संस्कृति का पाठ बनती जा रही है। हम चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण के ऊपर बात हो, हर डेवलपमेंट के ऊपर बात हो, स्टेट की प्रगति पे बात हो। अगर हमें कोई कमी है तो हम उसे इंप्रूव करेंगे, और अगर कांग्रेस के पास एजेंडा नहीं है तो एजेंडा ले लें, क्योंकि इनका तो जो अपना मैनिफेस्टो है वो भी पाकिस्तान से लिख के आ रहा है, इस्लामाबाद से लिख के आ रहा है, जो कह रहे हैं कि 370 हम हटा देंगे। हद हो गई है कांग्रेस की। कांग्रेस को ये मालूम नहीं है कि उनका एजेंडा क्या है क्या नहीं है। ये हेट स्पीच से हेट एक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं। हमें छुट्टी पर कोई आपत्ति नहीं है, मुफ्त यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी महिला मुस्लिम है, कौन सी हिंदू है? आप महिलाओं को कह दीजिए कि एक दिन सारी महिलाएं मुफ्त में प्रवास करेंगी, क्या दिक्कत है? रक्षाबंधन हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई और फेस्टिवल हो, अगर आपने सबके लिए फ्री करना है तो सबके लिए करें। व्हाई यू गो फॉर द पिक एंड चूज? आप बात करिए ना 3 तलाक के ऊपर, आप तो शाह बांधों पे बात करिए ना, आप बात करना नहीं चाहते। हकीकत यह है कि 1966 में सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, उसको दिखा करके ये मुस्लिम वोट बैंक को बचा के रखना चाहते हैं, और हम उन्हें एक सुनहरा कल दिखाना चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा बड़ा साफ है। हम ये चाहते हैं डिबेट हो इश्यूज के ऊपर। ये डिबेट करना चाहते हैं इस बात के ऊपर कि मुझको राम मंदिर में बुलाया और तुमको राम मंदिर में नहीं बुलाया। अरे भाई, आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपके पिताजी ने एक कानून बनाया, आप उसको बताइए। और राम मंदिर का सहारा ये इसलिए लिया जा रहे हैं विक्रमादित्य जी, ताकि सोनिया गांधी से टिकट कट जाए, ये बच जाए मंडी में लड़ने से। समस्याएं कुछ और हैं, किसी और तरीके से जा रहे हैं। नहीं विवेक जी, वो तो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वॉलंटियर कर रहे हैं। अभी तक टिकट कांग्रेस ने दिया नहीं है। मुकेश जी ने उनको फंसा दिया। ये तो मुकेश जी उनको फंसा कर चले गए, क्योंकि सुक्खू जी और मुकेश जी उनको निपटाना चाहते हैं। हकीकत ये है, मैं बताऊं आपको, वो तो कल रात की बैठक में डिसाइड होगा टिकट किसको मिलना है। लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं है। मैं इस बात का बिल्कुल टिकेंद्र जी का समर्थन करता हूं कि ठीक है, ये हमारी व्यक्तिगत जीवन शैली है। और दूसरा प्रश्न, हम तो ये कहते हैं हिंदुत्व हमारा एजेंडा है, हमें इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, और सनातन उसकी स्टाइल ऑफ लिविंग है। और उसमें तो साफ लिखा है कि अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। इसमें दिक्कत क्या है? हम किसी को कोई आपत्तिजनक शब्द तो उपयोग ही नहीं करता। जो सनातन है स्टाइल ऑफ लिविंग, एंड एवरीबॉडी हैव एन राइट टू लिव एंड टू डेवलप नेशन। लेकिन इस पे बात किसने करनी है? कांग्रेस कोई एजेंडा फिक्स नहीं करना चाहती, उल्टे सीधे बयान देके वातावरण को प्रदेश में खराब कर रही है। और ये काम काफी समय से हो रहा है, अब से नहीं हो रहा है। कभी आप किसी को कह देते हैं इसको कुटो, किसी को कहते हैं मारो, किसी को कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो तुम्हारे पास गधे सारे घोड़े चले गए। आशुतोष जी के पार्टी के कुछ प्रश्न रहेंगे, क्योंकि कंगना का गौ मांस खाना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा विरोध अगर किया है तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने किया है। सुनिए विवेक जी सुनिए, पहले आशुतोष जी का भी सवाल आएगा, वो इकट्ठा जवाब दे दीजिए। फिर आशुतोष जी, आपकी पार्टी ने बड़ा मुद्दा उठाया कि एक भाजपा ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रही है जो गौ मांस खाने की इंटरव्यू भी देती है, गौ मांस भी खाती है, और अब अचानक कहती है कि ये सब कुछ गलत है। आपकी पार्टी ने काफी मुद्दा उठाया है, आप भी सवाल कर सकते हैं जी। देखिए, हमारी पार्टी ने कंगना जी के ऊपर जो सवाल उठाया, वो सिर्फ कंगना के ऊपर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के ऊपर से और कांग्रेस की मानसिकता के ऊपर भी सवाल हम पहले से लेकर उठाते आए हैं। स्टेजेस पर आकर दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने अपने एजेंडे बताती हैं, मगर बात ये है साहब कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करने में ये लोग सब के सब एक्सपर्ट हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम देश के सद्भाव में विश्वास रखते हैं। इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज का है। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री थे कपिल सिब्बल जी, जिन्होंने कहा था राम मंदिर मेरे जीते जी तो बन नहीं सकता। तो ये लोग शुरू से लेकर के यही काम करते आए हैं। जहां तक बीजेपी की बात रही,
तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा है क्या भैया? हमारी समझ में तो है नहीं। इनके संघ प्रमुख कह देते हैं कि जातिवाद ब्राह्मणों ने फैलाया, राजपूतों के ऊपर आप आ रहे हैं, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर उनकी पगड़ियां सरेआम उछाल दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में थी तब ब्राह्मण, राजपूत और बनियों का एक आयोग मांगने गए थे, उनके मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख आदमियों का झूठ बोला कि हम आयोग बनाएंगे, उसके बाद हमारे ही लोगों पर मुकदमे डाले, उनको जेलों में भरा। तो हिंदुत्व है क्या? ब्राह्मणों, राजपूतों, बनियों को तो आप लोग जो है वो डंडे मारते हैं, उनकी पगड़ियां उछालते हैं। अच्छा, मुद्दा ये है कि हिंदुत्व की बात करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है 65% हिंदुस्तान के जो लड़के हैं, जो यूथ है, युवा है, वो अनएम्प्लॉयड है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ही रिपोर्ट ये कहती है कि जो बच्चा जितना पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा बेरोजगार है। मतलब अचंबा देखिए कि 75-70 साल तक कांग्रेस ने राज किया और 10 साल बीजेपी को राज करते हो गए। ठीक है, हमारे वक्त में पहले ये कहा जाता था कि भैया बच्चा जितना पढ़ेगा उतना अच्छा रोजगार मिलेगा। आज इन लोगों की मेहरबानी से वो दिन हिंदुस्तान में आ गया है जब विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़िए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि भैया जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने बेरोजगार रहोगे। और ये बात करते हैं, हमने दलितों का उत्थान किया, पढ़िए रिपोर्ट्स, 63% दलित जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। इसलिए मुद्दों को भटकाने के लिए जो है कभी हिंदुत्व की राग अलापना शुरू कर देते हैं और ये कांग्रेस वाले कहने शुरू कर देते हैं कि हमने तो जी हिंदुत्व को हरा दिया। काय का हिंदुत्व भैया? अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है। 400 का सिलेंडर 1400 में पहुंच गया। जब 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी ने यहाँ रिज शिमला मैदान में आकर सिलेंडर सर पे उठाया था। आज कहां है इनके केंद्रीय मंत्री? तेल का दाम 60-70 रुपए से उठ करके 110 रुपए, 100 रुपए तक पहुंच, टाइम में आकर 2 रुपए घटा देते हैं। बात, अच्छा मुद्दा अब कंगना का। कंगना जी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा कहा सीपीएम के प्रवक्ता जी ने कि भैया वो एक पर्सनल मुद्दा है। बिल्कुल आप खाइए, आप जो मर्जी करिए, लेकिन आप जब मीडिया में लिख करके ये बोलते हैं सोशल मीडिया में कि भैया मैं खाती हूं, उसके बाद हिंदुत्व विचारधारा को बताने के लिए आगे निकल पड़ते हैं, फिर आप हिंदुओं के ठेकेदार हो जाते हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही सारे हिंदुओं का ठेका उठा रखा है कि भैया हमारी ठेकेदार हैं, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया जब तुम गौमांस खाते हो तो तुमने उसको एक्सेप्ट किया है, उसके बाद तुम काहे के हिंदू? और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता बहुत साफ तरीके से कि मैंने अगर गौमांस खा लिया तो मैं हिंदू रह गया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने गौमांस खा लिया तो मैं हिंदू रह गया। जब वो हिंदू रह नहीं गया तो काहे का हिंदू? आप डिनाउंस कीजिए ना कि मैं अपने रिलीजन को छोड़ती हूं, आर्टिकल 25 आपको अधिकार देता है संविधान का। आप डिनाउंस कीजिए कि मैं किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करती, लेकिन आप हिंदुत्व का नाम लेंगे, आप मंडी के मंदिरों में घूमेंगे और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि लोग आपकी पिछली हिस्ट्री नहीं निकालेंगे। और ये कंगना जी वही है, आज हिमाचल की बेटी बनी हुई है, ये वही कंगना है जिसने हिमाचल का एम्बेसडर बनने से इनकार कर दिया था कि भैया हिमाचल मेरी फीस नहीं दे सकता। ये वही कंगना है जो अपने इंटरव्यू 50 लाख रुपए पर डे फीस कोट की थी इन्होंने पर्यटन विभाग से। जी सही बात है। विवेक जी, सवाल ये है कि धर्म श्रद्धा और आस्था का प्रतीक तो है हमारा, लेकिन राजनीति का प्रतीक क्यों बना रहे हैं इसको? सवाल उस पे है। मैं पहले ये बता दूं कि आशुतोष, मैंने अभी शुरुआत की थी कि हम नैरेटिव फिक्स नहीं कर पा रहे हैं चुनावों का, कांग्रेस नैरेटिव फिक्स नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है आशुतोष जी की ऑर्गेनाइजेशन तो अभी अपना मूल विचारधारा भी तय नहीं कर पा रही है कि उनको जातिवाद पर लड़ाई करनी है, धर्म पे लड़ाई करनी है, राष्ट्र निर्माण पे लड़ाई करनी है, या किस मुद्दे को लेकर करनी है। ये बहुत ही अभी यथार्थ स्थिति में, इसलिए मैं इनके किसी प्रश्न का उत्तर देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। रहा प्रश्न जी के जो प्रश्न उठा के उन्होंने नॉनवेज खाया या नहीं खाया, ऐसा है कि उस पर ना तो कोई प्रूफ है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री है। किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का ट्रायल, सोशल मीडिया पे नहीं, उनका इंटरव्यू है, कभी मैगजीन में, अखबारों में 2019 का उनका इंटरव्यू है। देखिए, फिल्म स्टार्स की इंटरव्यूज, उनकी पब्लिसिटी, उनके प्रोफेशन और उनकी वर्किंग और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार की एक्टिविटीज की जाती हैं और जिस तरह की पॉलिटिकल सेंटर्स में डिबेट होती हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कोई विलन ये भी कह सकता है कि मैं इस देश को खत्म कर दूंगा, तो उसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि वो कोई पॉलिटिकल आदमी है। वो एक डायलॉग हो सकता है किसी पिक्चर का, आप उसको तोड़ मोड़ के किसी तरीके से प्रस्तुत करें, ये मुनासिब चीज नहीं है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तु स्थिति ये है, जो जिस बात की कांग्रेस को पीड़ा है, वो उस पीड़ा का मूल विषय मैं बताता हूं कि 34 वर्ष की आयु में रानी साहिबा चाहती है कि मेरे बच्चे का घर बस जाए, और ये उन्हें यूथ आइकॉन बनाने पे लगे हुए हैं।
कमाल है। और एक 55 वर्ष की आयु में जाकर के उनकी माताजी चाहती हैं कि वो सुपुत्र उनका एस्टैब्लिश हो जाए, वो 55 साल में एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, उसको ये युवा नेता बता रहे हैं। अरे कांग्रेस के पास ना विचार है, ना नियत है, ना नीति है, ना योजना है, उसके बाद वो दाएं बाएं करके विषयों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप नैरेटिव फिक्स करिए, आप करिए ना कल सीए पे हमारे साथ बहस, आप करिए ना हमारे साथ ग्रीन एनर्जी पे बहस, आप करिए ना डिफेंस सेक्टर पे बहस, आप करिए ना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स के ऊपर बहस। अरे कोई विषय तो लेके आए, उन विषयों पे बहस तो हो। ये मुद्दे नहीं है, ये सेंसेशंस हैं, जिन सेंसेशन से राष्ट्र की कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली। और हम राष्ट्र निर्माण में विश्वास करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आए। हम तो चाहते ही नहीं कि कोई किसी का डिवीजन हो। There should be no Hindu, there should be no Muslim, there should be only nationalist। इस देश में राष्ट्रवादी रहे। इसमें इस विषय पे चर्चा हो ना, हम तो स्वागत करते हैं इसके, हम चाहते हैं। लेकिन हिमाचल में आपके नेताओं ने विषय भटका दिया है, इसलिए ये चर्चा आज करनी पड़ गई। चलिए मनमोहन जी को समय देते हैं 2 मिनट। मनमोहन जी, मैं अपनी आपके पास आऊंगा आपके पास। मनमोहन जी। विवेक भाई की मैं बात से सहमत हूं कि हम ये चाहते हैं जिस तरह का डिस्कशन वैसा होना चाहिए। और जिन जिन बातों का इन्होंने जिक्र किया, उन बातों में इन्होंने शायद बेरोजगारी को नहीं जोड़ा, इन्होंने महंगाई को जोड़ने का काम नहीं किया। जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, महंगाई और बेरोजगारी, उसके ऊपर बात करने से कतराते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में एक नया प्रचलन चलाया हुआ है कि ऐसी बहस हो जो बहस इनकी फेवर की हो। और अभी भी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में पिछले 10 साल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी बेबाकी से इनको कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के ऊपर ये बात करना चाहते हैं, कांग्रेस के ही 6 लोगों को जो कांग्रेस सरकार की कांग्रेस के सिंबल के ऊपर एमएलए बन के आए, उनको तोड़ने का काम पैसे के बलबूते पे इन्होंने किया। ये चलिए वो तो कार्यकर्ताओं को गला दबाने का काम इन्होंने किया, ये भी एक मुद्दा है। और बात ये कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि कंगना रनावत एक एक्ट्रेस है, एक हीरोइन है और एक कलाकार है, उसको कभी भी कुछ कहना पड़ सकता है। तो जो अभी वो कर रही है, क्या वो अभी भी कलाकारी कर रही है? अभी भी क्या वो एक्ट्रेस का रोल निभा रही है? क्या वो हिमाचल प्रदेश में आके जीत के भी दर्शन देगी? जिस तरह से सनी देओल गुरदासपुर में लड़े, दोबारा नजर नहीं आए, उनके पोस्टर तक यहाँ लगे। मैं कहना चाहूंगा कि क्या दोबारा कंगना रनावत फिल्मों में नहीं जाएगी? क्या कंगना रनावत बॉम्बे में जाके दोबारा नहीं अपने घर पे रहेगी? फिर दोबारा वो मनाली या यहाँ कुल्लू की वादियों में या मंडी के मंदिरों में नजर आएगी? ये भी मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल सेट हुए हैं पूरे देश में। जितने लोग फिल्मों से आए वो वापस फिल्मों में चले गए। जिस व्यक्ति के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह के ऊपर, विक्रमादित्य सिंह मैं इनको बताना चाहूंगा कि 2 बार 3 बार के विधायक हैं और उनके पिताजी 6 बार के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का जन जन उनको मानता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति वीरभद्र सिंह के काम को मानता है और ये उनको भूल रहे हैं। और ये धूमल साहब को भूल गए, वीरभद्र सिंह की तो चीज ही क्या है। मैं आपने एंड लूंगा, आपके एंड में आऊंगा आपके पास। जी आशुतोष जी, जिस तरह की बातें इन्होंने रखी हैं सारी, और आशुतोष जी ने कहा कि रोजगार के ऊपर बात होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हर नौजवान को आज रोजगार चाहिए। 2 करोड़ रोजगार सालाना देने के ऊपर पिछले 10 साल पहले एक व्यक्ति। चलिए वो बातें पिछले चुनाव की होगी। चलिए आशुतोष जी जल्दी अपनी बात। वक्ता जी ने कहा कि भैया इनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा वही समानता है जिसका गला घोंट के आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके जो पिछले 10 साल में उड़ाई है, वही समानता हमारी विचारधारा है। और हम उसी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने 10 दिसंबर 2021 में आपके मंत्री और अफसरों को विधानसभा छोड़ने पर विवश कर दिया था, भागने पर मजबूर कर दिया था। हम वही लोग हैं, वही जन सैलाब वाले लोग हैं जिनके सामने आपके मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाते हुए बोल रहे थे कि भैया 3 महीने में बनाऊंगा, 3 महीने में बनाऊंगा, आज तक बनाया नहीं। दूसरी बात, ये जो विचारधाराओं की बात करते हैं, ये जो बात करते हैं डेवलपमेंट की, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ ही समय में पता चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम किया है। आज के इस इंटरव्यू का मुझे पता नहीं था, अदरवाइज मैं पूरा डेटा लेकर के आता। जिन जिन कंपनीज के ओनर्स, सीईओज को अरेस्ट किया गया ईडी सीबीआई के द्वारा, 4-4, 5-5 दिन के बाद उन्हीं लोगों ने जो है ना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, 20-20, 25-25 करोड़ के खरीदे हैं। वो डेटा हमारे सामने। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने जो किया हॉर्स ट्रेडिंग, कांग्रेस के लीडरों को जो इन्होंने खरीद करके अपने साथ लगाया, हिमाचल की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान समेत
जिस निचले स्तर पर डाला है। और ये बात करते हैं, ये एक्टरों की, इनके प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर हैं। इनके प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ने के लिए पहली बार आए थे तो बोला था कि 15 लाख दूंगा, उन्होंने कहा था 1 करोड़ रोजगार, और उसके बाद जब इलेक्शन जीत गए तो मुस्कुराते हुए आगे, वो तो जुमला था। और उसके बाद इनके प्रधानमंत्री ने एक्टिंग की कि विकास पर बात होगी, अब देश में जाति धर्म की कोई बात नहीं होगी। आज यही सबसे बड़े जाति धर्म के तुष्टीकरण करने वाले हैं। आप देख लीजिए, राजपूतों पर डंडे कौन बरसा रहा है, ब्राह्मणों को सरेआम जलील कौन कर रहा है। इनके संघ प्रमुख ने कहा था ना कि भाई जो है वो जातियां बनाई, और उन्होंने कहा कि जातियां खत्म कर दो ना भैया, तुम्हारे पास मेजोरिटी है, कर दो संविधान अमेंड कर दो खत्म। नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कर दिया तो ये कैसे पता चल पाएगा कि भैया फिर तो ये रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे ऊपर आ जाएंगे ना, फिर तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोल के नाम पे इन्होंने सब किया है। आशुतोष जी उन्होंने क्या किया, और 30 लाख पद इनके सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं, उसका जवाब दे दो। चलिए हमारा समय, आशुतोष जी समय का अभाव हो रहा है। मैं पहले टिकेंद्र जी को लूंगा, फिर बाद में विवेक जी जवाब देंगे। टिकेंद्र जी। देखिए साहब, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि दरअसल हम सब एक, जिसको अंग्रेज में इवोल्यूशनरी फेज बोलते हैं, पॉलिटिक्स में भी होती है और हमारे जीवन में भी होती है। अब ये गौ मांस खाना नहीं खाना, ये भी एक इसी का ही पार्ट है। और आप ऋग्वेद के लेटर ऋग्वेद में पढ़ेंगे, जो 73वां उसका शुक्ता है और 10वां अध्याय है, जहां पर ब्राह्मण्स को ऋग्वेद खाने की बात कही गई है। भविष्य में ये समझता हूँ हो सकता है वेगान, जो आजकल इतना पूरे दुनिया में मूवमेंट चला है, सब लोग बोले हमने वेजिटेरियनिज्म की तरफ जाना है, तो बेहतर बात है। बहुत सारा मूवमेंट ऐसा चल रहा है, वो तो इवन मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते, और छोड़िए आप क्या है। तो वो मुझे लगता है कि एक मतलब पहलू है जिसपे जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उस पे लेकिन जुड़ता क्या है, कि बीजेपी को थोड़ा समझना चाहिए, जगह देखकर बात मत कीजिए ना। मेघालय में जो बीजेपी का चीफ है, जिसका नाम है अर्नेस्ट मॉवी, वो कहता है कि बीफ खाना लाइफस्टाइल है मेघालय का। बीजेपी का चीफ है डॉक्टर साहब। आप केरल में जाओ, केरल में सुप्रकाश जो मलपुरम से कैंडिडेट है 2017 में बीजेपी का, उसने कहा मैं क्वालिटी बीफ खिलाऊंगा, क्वालिटी बीफ। ओके, तो यहाँ पर आप क्यों कंगना पर तलवार डाल रहे हो यार कि उसने खा लिया? तो क्वेश्चन मेरा यही है डॉक्टर साहब कि कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र नजर आ जाता है, उस पर उंगली उठ रही है। मेरी बात सहमति है, लेकिन आशुतोष जी को समझना चाहिए, मेरे पास सारे धर्मशास्त्र है आशुतोष जी पढ़े हुए, और सबसे पहले बीफ का अपोज अगर किया हमारे मुल्क में, वो गौतम बुद्धा ने किया, क्योंकि इतनी ज्यादा बलि चढ़ने शुरू हो गई। बुद्धा सबसे पहले था। तो लेट्स अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑल्सो, हमारे पास इतिहास है। तो हर, आप बोलो ये गलत है वो सही है, हर चीज एक समय पर सही है और एक समय पर गलत है, ये है सवाल सबसे बड़ा। लेकिन पॉलिटिक्स सही मेरे हिसाब से वो है जो, जैसा आशुतोष कह रहे हैं, रोजगार की बात हो। पॉलिटिक्स वो सही है जो बात कहे आपके विकास की बात हो, करप्शन की। आफ्टर ऑल मेरा भविष्य क्या होगा? क्या मेरा भविष्य इस बात पर होगा कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, या कौन किस तरह से आगे रहेगा? मुझे लगता है ये भविष्य नहीं होना चाहिए। हम 1947 में इसको क्लिंच कर चुके हैं, जब हमने 1950 में अपना संविधान बनाया। ये जो आज रिवाइवलिज्म है, जो नया तरह के एक रिवाइवलिज्म है, ये डेंजरस है, और ये डेंजरस हिस्टोरिकली आप देखेंगे पूरे दुनिया के लिए डेंजरस है। हमें इसको रोकना चाहिए। इतनी सी बात। जी विवेक जी। जी, मैं टिकेंद्र जी की बात को सेकंड करूंगा। कंगना ने ये कहा है कि मैंने कभी नॉनवेज या बीफ मैंने नहीं लिया है, ये कांग्रेस ने एजेंडा फिक्स किया है और ये शर्मसार है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरा विषय जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कटोच जी ने लिया, रोजगार का। इन्होंने कहा था हम पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देंगे। इन्होंने उस पर बात क्यों नहीं करते? हम चाहते हैं एजेंडा फिक्स करें ना, करें उस पर बात। कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया 15 महीने में, ये बताएं। इन्होंने गारंटियां दी थी, उसके पर बात करेंगे, बताएं। और रहा सवाल आशुतोष जी का, जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स की ये बात कर रहे थे, ये जो इनकी पार्टी चल रही है, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है? अगर इसकी फाइल खुल गई तो ये दिक्कत में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स का तो फिर भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है। आप अपना ध्यान रखिए दूसरों पर छिटाकशी करने से पूर्व, और इस पर जब चर्चा होगी आप हमें बुलाइए, हम आपको बताएंगे। और आप उससे पहले अपना खाता तो खोलिए, आपको पता तो लगे आप खड़े कहां हैं। आप तो नोटा से हारे हैं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। आप तो नोटा से हारे हैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं हारे।
जहां 4 जगह इलेक्शन लड़े थे वहां नोटा ने हराया आपको। जी 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 बोलिए आशुतोष जी, लेकिन जल्दी, समय बहुत हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो तथ्यों को घुमाने का जो इनका महारत है ना, ये नोटा से हम नहीं हारे, हमारे कैंडिडेट्स इनके कैंडिडेट्स के हारने का मार्जिन बने हैं। ये पढ़ना लिखने का उसको घुमाने में बहुत प्रवक्ता ये जहां पर नया दल है, स्टैब्लिश होने को समय लगेगा, समय लगेगा। जी जी कटोच जी, जी कटोच जी, जी कटोच जी ऐसा नहीं लेते। भाई को याद करना चाहूंगा कि जो गारंटियां हमने दी थी उसमें छोड़िए गारंटियों को, छोड़िए गारंटियों को। एक मिनट लूंगा भैया, एक मिनट लूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी गारंटियां तो ये छोड़े, हमारी गारंटियों कांग्रेस की बनाई हुई गारंटियों और कांग्रेस की बनाई हुई नींव के ऊपर ही भारत देश बना है। और दूसरी बात इन्होंने अभी कहा आशुतोष जी को कि आप नोटा से हारे हैं, कभी ये भी नोटा से हारते थे, कभी ये भी 2 पे थे। मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, मेरी शुभकामनाएं सबको। लेकिन जिस तरह की ये राजनीति करते हैं ये खुद ही उसमें चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई है। हिंदुत्व सनातन की बात हो रही है, कहीं गोमांस खाने की बात हो रही है, विकास, रोजगार, पहाड़ की डेवलपमेंट, इस पहाड़ी राज्य को कैसे, इसका जलवायु परिवर्तन, इस तरह के मुद्दे सारे जो हैं गौण हो चुके हैं और सभी नेता इस पे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो क्या हिमाचल प्रदेश में चुनाव इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाएगा इस बार? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आज इसी विषय पर सबने चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।